करने के लिए हेक्सागन पार्टनर्स के डायरेक्टर तुषार प्रधान मौजूद हैं, जिनके पास इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट में 26 साल से ज़्यादा का अनुभव है। तुषार जी, गुड मॉर्निंग। तुषार जी, ये मार्केट में अगर आप इंडेक्स लेवल पर देखेंगे तो कुछ नहीं हुआ है, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक अच्छा अल्फा जनरेशन हो रहा है पिछले 6 महीने से। क्या मार्केट ऐसा ही रहेगा? आपको लग रहा है कि इंडेक्स लेवल पर ज़्यादा कुछ ना हो, ट्रिगर ना हो, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक मूव अच्छे रहेंगे, या एक सेंस बन रही है कि इंडेक्स पे चलने को तैयार है? देखिए, अगर पीछे देखा जाए, इफ यू सी व्हाट वी कॉल इन हाइंडसाइट, तो मार्केट कहाँ क्यों नहीं गया कि मार्केट के जो बिग वेट्स हैं वो कहीं नहीं गए हैं। तो सबसे अगर नाम लेंगे तो बैंकिंग, प्राइवेट बैंकिंग में जो सबसे बड़ा नाम है, उसकी जो वेट है इंडेक्स में, बोथ निफ्टी बैंक में भी और निफ्टी में भी। और अगर दूसरा पॉपुलर स्टॉक जो कहीं नहीं गया आईटी सेक्टर में, उसकी वेट अगर देखें इंडेक्स में बहुत ज़्यादा है। और रिलायंस भी ऐसी कंपनी है जहां इंडेक्स में सारे वेट्स उसके बहुत ज़्यादा हैं। तो अगर ये 3 या 4 स्टॉक्स आप लें और उसकी तुलना में देखें कि इंडेक्स कहाँ गया है, तो उनकी वेट इंडेक्स पे बहुत ज़्यादा पड़ती है। और इसका मतलब ये हुआ कि जो ब्रॉडर इंडेक्स है आपके, वो उससे ज़्यादा परफॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि जो अर्निंग्स ग्रोथ है वो यूनिफॉर्म है। मैं नहीं कह रहा कि जो बड़े वेट्स हैं उसमें अर्निंग ग्रोथ कुछ कम है, मगर उनकी वैल्यूएशंस जो है ऑलरेडी वो एक्स्ट्रा अर्निंग्स डिस्काउंट कर चुकी है। इसका मतलब ये रहा कि मार्केट डिस्कवरी कर रहा है, मार्केट अर्निंग्स की डिस्कवरी कर रहा है। तो जहां कहीं भी वैल्यूएशन अर्निंग्स की डिस्कवरी अब तक नहीं पा रहा है, वहां पे आपको परफॉर्मेंस दिख रहा है। मेरे ख्याल से पूरी इकोनॉमी में ग्रोथ तो दिख ही रही है, अर्निंग्स ग्रोथ बहुत स्ट्रांग है, सेकेंड क्वार्टर में भी आएगी। और मेरे ख्याल से अगर फोकस वैल्यूएशन पे करें तो विनर्स आपको जरूर दिखेंगे। अगर आपका क्वेश्चन है कि इंडेक्स करेगा कि नहीं अच्छा, तो मेरे ख्याल से अब तक का जो पीई डी रेटिंग हो चुका है इन बड़ी वेट्स की, इंडेक्स की वेट्स की, अगर उसका री रेटिंग कहीं से हो अगर, तो हमारा जो नैरो मार्केट है निफ्टी या सेंसेक्स, वो भी चलने लगे। ओके अच्छा तुषार जी, अब आते हैं एक एक करके सेक्टर्स पे उतरते हैं थोड़ा सा। अगर आप देखें अर्निंग्स जिस प्रकार से रही, पहले बात करते हैं ऑटो की। सबसे स्ट्रॉन्ग इस बार बास्केट रही ऑटो की, और ऑटो में भी अगर आप देखें तो जो टू व्हीलर बास्केट थी, गजब के नंबर्स थे। इनके ईवी पोर्टफोलियोज अच्छा कर रहे हैं। टू व्हीलर स्पेस में अगर आप देखें टीवीएस के पास एक लीडरशिप रही है अब तक। ऑटो पे आप कैसे अलाइन है, और यहाँ से आगे चलते हुए पीवी में भी क्या आप अच्छी ग्रोथ देख रहे हैं Q2, Q3, Q4 तक, या फिर रेस्ट ऑफ द फिस्कल के लिए आपका व्यू क्या है ऑटो पे इस वक्त? देखिए, आपने देखा कि वो जीएसटी के रैशनलाइजेशन के बाद डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई, मगर हमने उसकी जो अपसाइड है वो इतनी इमीडिएट नहीं देखी, क्योंकि उसी समय ये ईरान यूएस का या बाकी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन का काफ़ी प्रभाव मार्केट पर पड़ रहा था। अर्निंग्स आ रही थी, वॉल्यूम ग्रोथ आ रहे थे, मगर इतना हमने उसमें प्राइस मूवमेंट नहीं देखा। अब जाके जब ये जियोपॉलिटिकल सिचुएशन थोड़ी नॉर्मल हो चुकी है, अब अर्निंग्स पे फोकस वापस आ रहा है। पहले तो लग गया था कि शायद ये पेंट अप डिमांड जो जीएसटी के रैशनलाइजेशन से बहुत ज्यादा उभर आया है, 1 या 2 क्वार्टर चलेगा, फिर वापस लॉन्ग टर्म ग्रोथ रेट पे आ जाएगा। मगर मेरे ख्याल से 2 या 3 चीजें अभी और देखनी बाकी। ये डिमांड अब तक तो तीसरे क्वार्टर तक बरकरार रहा है, और जो प्रोडक्ट ऑफरिंग है वो काफ़ी एक्सपैंडेड हो चुकी है। इसका मतलब ये नहीं कि 1 या 2 ही कंपनी ज़्यादा फेवर में है, मगर ईवीज जैसे आपने जिक्र किया या सीएनजी, अब उनकी जो परसेंटेज सेल देखेंगे तो लगातार पेट्रोल व्हीकल्स के ऊपर भावी हो रही है, क्योंकि इकोनॉमी और जो कॉस्ट ऑफ रनिंग है उसके ऊपर लोग ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। तो जिस कैटेगरी में हमने ग्रोथ कभी नहीं देखी, तो उस कैटेगरी में सीएनजी और ईवी में हम देख रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ये जो नया ग्रोथ वेक्टर हम जिसको कहेंगे वो आ चुका है ऑटो इंडस्ट्री में, वो काफी देर तक चलेगा। जो कंपनियां इस ग्रोथ को एडजस्ट करके उनकी ऑफरिंग्स अब इस डिमांड सेक्टर में बढ़ाएंगी, मेरे ख्याल से विनर्स हम वहां देखेंगे। ऑटो सेक्टर में कंटिन्यूअसली उसकी ग्रोथ जो है ओईएम्स और ऑटो कंपोनेंट्स में भी हम देखते हैं। उसमें एक प्रॉब्लम यही है कि कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स को रॉ मटेरियल
कि इतना जो वॉलेटाइल होता है वो अगर वही को पास कर पाए तो मेरे ख्याल से यहाँ पर ग्रोथ इस सेक्टर में हम कई सालों तक देख सकते हैं, क्योंकि हमारी जो लॉन्ग टर्म ऑटो ग्रोथ है वो जीडीपी के करीब होनी चाहिए। तो मेरे ख्याल से वहां से अगर आप लेके आगे लॉन्ग टर्म का देखें, मेरे ख्याल से ये सेक्टर तो सनराइज सेक्टर है। ओके, चलिए, तो ये हो गई आपकी ऑटोज पर राय। कैपिटल मार्केट स्पेस में आपका क्या व्यू बन रहा है? अब एनएससी का भी आईपीओ आने वाला है, तो ओवरऑल थीम अब काफ़ी बड़ी बनती जा रही है, इस पे क्या व्यू होगा आपका? नहीं, इस थीम पे हम काफी साल से पॉजिटिव हमें रहना चाहिए, क्योंकि दो चीजें हमने फिलहाल देखी हैं कि जब हमारी इकोनॉमी एक टिपिकल ग्रॉस नेशनल इनकम एवरेज से आगे बढ़ती है, तो जैसे वर्ल्ड बैंक कहता है कि $4,000 से लेके $4,600 के ऊपर अगर एवरेज आपकी नेट इनकम किसी कंट्री की हो जाती है, तो एक बहुत ही बड़ा स्ट्रेटेजिक चेंज आपकी इकोनॉमी में देखने मिलता है। और सबसे ज्यादा चेंज उसमें आ जाता है जब ये इकोनॉमी बेसिक इकोनॉमी से लेके हाई इनकम इकोनॉमी की तरफ जब बढ़ती है, तो जो डिस्क्रेशनरी स्पेंड होता है और खास करके जो सेविंग्स होता है इस इकोनॉमी का, रियल एसेट्स से चेंज होकर फाइनेंशियल एसेट्स को जाता है। और फाइनेंशियल एसेट्स जब हम उसके बारे में सोचते हैं, तो ये सारी आपकी जो मार्केट रिलेटेड कंपनीज हैं, डिपॉजिटरीज हो गई, ब्रोकिंग कंपनीज हो गई, वेल्थ कंपनीज हो गई, या आरटी एजेंट्स हो गए, जो भी इस ग्रोथ को संभालने के लिए वहां पर पोजीशनड है, मेरे ख्याल से वहां पे एक मल्टी ईयर व्यू बन सकता है। मगर ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा रिटर्न अभी आज से मिलने वाला है, क्योंकि मोस्ट ऑफ दिस कंपनीज आर ट्रेडिंग एट वैल्यूएशंस व्हिच आर सिग्निफिकेंटली हाई। तो जैसे आपने कहा, अभी एनएससी का जो लिस्टिंग है वो आने के बाद एक्सचेंजेस में एक कंसोलिडेशन होगा, एक नॉर्मलाइजेशन होगा कि क्या मल्टीपल पे ट्रेड होंगे, क्योंकि पहले डिमांड तो था, अपॉर्चुनिटी भी समझ में आएगी, मगर जो सबसे बड़ा कंपोनेंट था वो मिसिंग था। उसके लिए बाकी कंपनियों में वैल्यूएशन की बढ़ोतरी दिखती है, मगर जब आपको सारा अवेलेबल है, पूरा ही पोर्टफोलियो अवेलेबल है, तो क्या मल्टीपल पे सारे ट्रेड होंगे, ये ज्यादा महत्व की बात है। तो ये देखने के लिए हमें वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। मगर ग्रोथ और जैसे कि ये मार्केट की एक्सपेंशन है, उसमें कोई दो नहीं। अच्छा तुषार जी, आईटी पे बात करते हैं, क्योंकि इस मंच पे जितने भी लोग आईटी को लेके बात करते हैं उनके व्यूज में थोड़ा बहुत नहीं जमीन आसमान का फर्क होता है, कोई तो छूना भी नहीं चाहता। बट हम खुद जब इस मंच पे बात करते हैं मैनेजमेंट से, आप यकीन मानिए, आप तो खैर स्टॉक स्पेसिफिक नहीं होंगे, जब हम कोफोर्ज की मैनेजमेंट से बातचीत कर रहे थे वो तो कह रहे थे कि ये 2027 हमारे लिए हमारा सबसे, अगर आप देखें, बेहतरीन साल होगा। तो यूनानिमसली तो आप नहीं कह सकते हैं कि भाई सारा आईटी अच्छा है, नहीं है, बट स्टॉक स्पेसिफिक होकर क्या आपका झुकाव थोड़ा सा मिड कैप आईटी की तरफ कंस्ट्रक्टिव है क्या? देखिए, अब ये स्पेस जो है, हमें लग रहा था कि हमें पता है कि यहाँ पे क्या क्या वेक्टर्स हैं, क्या ड्राइवर्स हैं जिससे कि अर्निंग्स ग्रोथ आप कैलकुलेट कर सकती हैं। अब एआई के आने से इस पूरी समझ को थोड़ा सा बदल दिया है, और अब जो है, जो विनर्स हैं वो अभी प्रेडिक्ट नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये जो थ्रेट है या अपॉर्चुनिटी का है, ये एक ही सिक्के के दो अलग अलग पहलू हैं। तो जो कंपनी इसको अडॉप्ट करके उसी को अपने बिजनेस मॉडल में डाल के अगर एक्सपेंशन दिखाती है, तो मेरे ख्याल से विनर्स आपको इसी ग्रुप में मिलेंगे, और बिना किसी मिड या लार्ज कैप की कंपैरिजन किए। आप देखिए, अगर एक कोई लार्ज कैप कंपनी ने एआई की अडॉप्शन इतनी ज्यादा तक उनके बिजनेस मॉडल में कर ली कि उनकी बिजनेस एक्सपेंशन मल्टीपल में बढ़ने लगी, तो मेरे ख्याल से लार्ज कैप कंपनियां भी इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा सकती हैं। स्मॉल कैप या मिड कैप थोड़े से क्लाइंट सेंट्रिक होते हैं, और उनकी जो प्रगति है, जो ग्रोथ है, वो शायद उनके क्लाइंट्स के ग्रोथ के ऊपर काफी डिपेंड होती है, क्लाइंट्स के स्पेंड के ऊपर। मगर जो लार्ज कैप कंपनीज हैं, उनकी जो स्ट्रेटेजी होगी वो बिल्कुल मार्केट के डिवर्सिफिकेशन की तरफ होगी। वो कई ज्यादा सेक्टर्स में इन्वॉल्व हैं, और उनकी स्ट्रेटेजी जब होगी, काफी दिलचस्प तरीके से हमें उनको देखना पड़ेगा कि वो कैसी अपनी रणनीति अपनाते हैं। तो मेरे ख्याल से ये
इस सेक्टर में दो चीजें आपको पॉजिटिव में नजर आनी चाहिए फिलहाल। एक तो वैल्यूएशंस बहुत ही नॉर्मलाइज हो गए हैं। सम ऑफ दीज कंपनीज स्पेशली लार्ज कैप कंपनीज आर ट्रेडिंग एट द लोएस्ट मल्टीपल फॉर इयर्स। मतलब ये मल्टीपल हमने बहुत सालों तक देखा भी। और जो मिड कैप्स हैं वो भी थोड़े से टेम्पर डाउन हो गए हैं। तो मेरे ख्याल से अपॉर्चुनिटी काफी वाइड है। यहाँ पर स्टॉक स्पेसिफिक रहने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है आपका रिसर्च और आपकी समझ, और कंपनी का जो डिलीवरी है वो सब डिपेंड करता है। तो मेरे ख्याल से एक डिवर्सिफाइड अप्रोच रखना चाहिए विद इन द सेक्टर। कोई विनर तो आज हमें नजर नहीं आएगा, अगर आ जाता तो उसकी वैल्यूएशन अभी ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाती। मगर यही अपॉर्चुनिटी है जहां पर हम अगले 3 या 4 साल एक बेट ले सकते हैं कि भाई एआई को लेके अपॉर्चुनिटी का नाम दे के उन्होंने अपने बिजनेस को 2 गुना 3 गुना कर दिया। तो मेरे ख्याल से ऐसे विनर्स की यहाँ पर संभावना है। अरे तुषार जी, आखिरी प्रश्न पूछूंगा अब आपसे यहाँ पे। इस हफ्ते, इस महीने जो आपका डिफेंस इंडेक्स था उसने ऑल टाइम हाई क्रिएट किया। क्या गजब की तेज़ी है ना। हालांकि एग्जीक्यूशन को लेकर सरकारी कंपनियों के चर्चा होती रहती है। उसके चलते अगर आप देखें कुछ लोग इन्हें अवॉइड भी करते हैं कि एग्जीक्यूशन एक दिक्कत है। बट अगर आप एक ब्लेंड क्रिएट कर सकें ऑफ प्राइवेट एंड पीएसयूज, जो कि लगभग अगर आप देखें आज भी हमारे एक्सपोर्ट्स का करीब 45% प्राइवेट करता है, 55% पीएसयूज से हो रहा है। तो क्या एक ब्लेंड रखना चाहिए डिफेंस का अपने पोर्टफोलियो में? देखिए यहाँ पर और भी ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि डिफेंस जैसे हमने पहले कहा कि एक डिफाइन कर देता है कि भाई डिफेंस का मतलब है कि आर्मामेंट्स मैन्युफैक्चरर, मिसाइल या एम्यूनिशन या प्लेन्स या शिप्स या जो भी आप कहें, तो एक नाम सभी को देना थोड़ा मुश्किल है। तो आप जैसे देखेंगे कि टेक्नोलॉजी का यहाँ पर ज्यादा जोर है, और जैसे कि हम आगे बढ़ते हैं तो किस कंपोनेंट को लेके ऑर्डर्स ज्यादा वैल्यू एडेड उस कंपनी में आती हैं, उसको ज्यादा देखने की जरूरत है। अभी आपने देखा कि सारे जो आईपीओज वगैरह आ रहे हैं, तो कई डिफेंस में पोजीशन है कि वो समझते हैं कि उनकी कंपोनेंट जो है वो एक बड़े पैमाने पे डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट में उनका फायदा होगा, क्योंकि वो एक किस्म की मिसाइल है, एक किस्म के आर्मामेंट में सप्लाई करते हैं। अब देखिए ये चीजें बदलते रहती हैं, और मेरे ख्याल से इन्वेस्टर को इतना ही देखना चाहिए कि मैं क्या ग्रोथ एक्सपेक्ट करके क्या वैल्यूएशन देता हूँ। और मेरे ख्याल से वहां पर ऐसा कह नहीं सकते कि सारी कंपनियां अच्छा करेंगी। आपको एब्सोलेसेंस के बारे में भी पता है कि जैसे ही टेक्नोलॉजी बदल जाती है, अगर कंपनी ने इनोवेट नहीं किया तो मेरे ख्याल से वो हाई वैल्यूएशन पे आपने जो खरीदा हुआ स्टॉक शायद न चले। मगर ऐसा भी नहीं कि पूरा डिफेंस उसी मामले पे आगे बढ़ेगा। ऐसी कई कंपनियां होंगी जो उनकी डिलीवरी से प्रभावित होकर और भी ज्यादा ऑर्डर्स उनके पास आएंगी और उनकी मल्टीपल में एक्सपेंशन दिखने लगेगी। तो मेरा कहने का इतना ही मतलब है कि ये कोई होमोजेनियस सेक्टर नहीं है। यहाँ भी डिवर्सिफाइड रहने की जरूरत है, और जैसी आपकी रिसर्च हो, जैसी आपकी श्रद्धा, उसके मुताबिक आपने वैल्यूएशन को ध्यान दे के आपकी बेट्स लेनी। तुषार जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए, सभी सेक्टर्स पे अपनी राय रखी। सर आपने बहुत बहुत शुक्रिया। और